प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। तो भाई कैसे हो आप लोग? एकदम स्वस्थ और मस्त। चलिए तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं 2025 में पीएटी की एग्जाम में जो पेपर आया था उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये 2025 का है, पीएटी का ये पेपर सॉल्यूशन है। तो आइए बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 8 जून को एग्जाम हुई थी 2025 में, एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो जो 25 क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट ध्यान से समझते जाना, क्योंकि आपको ये आइडिया लगेगा कि इस साल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, ताकि अगले साल आप एग्जाम देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन हमसे ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं जरा। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। इसके साइज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ये। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 35 देन n इज। भाई प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंक गणित माध्य यानी कि समांतर माध्य जो 35 है। भाई हम लोग जानते हैं कि जो समांतर माध्य होता है प्राकृत संख्याओं का, जो समांतर माध्य होता है वो होता है n+1/2। कितना होता है? n+1/2। और ये माध्य आपको 35 दे रखा है, तो 35 बराबर n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, 2 का गुणा इधर करेंगे 35 में, तो 35 गुणा 2 ये कितना हो जाएगा बेटा? 70 हो जाएगा। ठीक है, बराबर n+1। ठीक है, अब ये एक इधर ले आओ, तो एक जब इधर आएगा तो 70 में से एक माइनस हो जाएगा, तो 70 में से एक गया तो ये कितना आ जाएगा? 69। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास? n की वैल्यू आ जाएगी 69। ठीक है, तो यही पूछा था कि n का मान कितना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा अपना? 69। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 69। क्या समझ गए बढ़िया से? तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना है अपना? 69। क्लियर? तो क्या आंसर मार्क करेंगे हम लोग? 69। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5n-3 है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो जो nवां पद दे रखा है, ठीक है, nवां पद दे रखा है बेटा 5n-3। कितना दे रखा है? 5n-3। सार्वंतर पूछ रहा है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो n के साथ नंबर होता है वही सार्वंतर होता है साहब। तो यहाँ n के साथ कितना है? 5। तो जो सार्वंतर है ये कितना आएगा अपना? 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। क्लियर हो गया? तो एकदम रद्दी सा क्वेश्चन था, जस्ट देखते ही 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था, खटाक से हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है अपना? 5। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोल रहा है 6 उसके बाद x और फिर 24 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये जो 3 बार x दिया है इसका मान ज्ञात करना। तो बेटा बोल रहा है कि तीनों संख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में, तीनों संख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में, तीनों संख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी। अब अगर तीनों संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये जो बीच वाली संख्या है, ये बीच वाली संख्या है, इसका वर्ग बराबर 6 गुणा 24 के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाली संख्या का वर्ग दोनों संख्या के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से जो बीच वाली संख्या है ये रूट लग जाएगा, यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो ये रूट लग जाएगा बेटा। ठीक है, अब 6 गुणा 24, 6 ऐसा कैसा, और 24 को मैं 6 गुणा 4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 2 बार 6 है ना, 24 को मैंने क्या लिख दिया बेटा? 6 गुणा 4। अब ध्यान से देखोगे तो 6 कितनी बार है साहब? 2 बार है। 2 बार 6 है तो 1 बार 6 बाहर आ जाएगा। 2 बार 6 है तो 1 बार 6 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। 1 बार 6 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और ये जो 4 है ये 4 से बाहर क्या आ जाएगा? 2। तो ये जो अपना आंसर बनेगा 6 गुणा 2 कितना बनेगा बेटा? 12। 6 गुणा 2 कितना बनेगा? 12। तो यहाँ जो सही आंसर हम लोग टिक करेंगे वो कितना होगा अपना? 12। ठीक,
आंसर कितना आ जाएगा 12। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 3 और 96 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य डाले गए। क्या बोल रहा है? If 4 geometric means are inserted between 3 and 96, find the third inserted mean। ठीक है, देखो भैया, एक नंबर है अपने पास 3, ठीक है, उसके बाद 4 ज्योमेट्रिक मीन है और एक नंबर कितना बेटा 96। तो यहां से r का फार्मूला होता है b/a की पावर 1/m+1। तो r कितना हो जाएगा? b यानी कि 96, a यानी कितना 3, d की पावर 1/m+1। m का मतलब होता है कि दोनों नंबर के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन है। क्या मतलब होता है m का? कि भाई जो दोनों नंबर हैं इनके बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन है। तो अब ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन, तो m की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा 4। तो 4 तो ये और एक ये, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहां से r कितना आ जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 32 टू द पावर 1/5। अब आप लोग 32 को क्या लिख सकते हो? 32 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 5 और उसकी भी पावर कितनी बेटा 1/5। तो ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। तो r की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखते हैं। तो बोल रहा है तीसरा डाला गया माध्य ज्ञात कीजिए। तीसरा यानी कि हमें G3 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? G3। अब G3 क्या होता है? तो G3 होता है a इंटू r टू दी पावर 3। क्या होता है? a इंटू r टू दी पावर 3। तो जो a है उसकी वैल्यू बेटा 3, r कितना आया 2 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। तो 3 एज इट इज रहेगा, 2 टू दी पावर 3 होता है 8 एंड 8 3 कितना 24। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपना 24, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अपना 24। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 24 टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसे पढ़िए ध्यान से। तीन संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 20 है। 3 संख्या देखो ऐसे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और इन तीनों का माध्य यानी कि तीनों को जोड़कर 3 का डिवाइड किया होगा। तो ये जो माध्य दे रखा है ये कितना दे रखा है बेटा 20 है। समझ में कि भाई ये 3 संख्या है, हमें नहीं पता को 3 संख्या कौन सी है, लेकिन जब इन तीनों का माध्य निकाला जाए, और आप सभी को पता है कि जो अर्थमेटिक मीन है जिसे हम लोग हिंदी में माध्य बोलते हैं, ये कैसे निकालते हैं? तो भी जितने भी नंबर है उनको ऐड कर दो। अगर मान लो 3 नंबर है तो तीनों को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड करो। तो जब हमने 3 से डिवाइड किया तो इसका आंसर कितना आया 20 आया, है ना। अब अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 3 इधर चला जाएगा, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। ठीक है, बोलता है कि उनमें से 2 संख्या 18 और 22 है। उनमें से जो 2 संख्या है वो कितनी है 18 और 22, यानी कि एक संख्या बेटा 18 है और एक संख्या कितनी है 22। तो एक संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है तीसरी संख्या बताइए, ये तीसरी संख्या निकल जाएगी। तो 18 और 22 कितना हुआ? तो 22 और 8 30 और 10 40, ये 40 हो गया, प्लस x बराबर कितना 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये 40 इधर चला जाएगा, तो 60 माइनस 40, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 20, यानी कि जो तीसरी संख्या है वो कितनी है अपने पास 20। ठीक है, तीसरी संख्या जो है वो कितनी है अपने पास 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2x इक्वल टू 81। 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2x इक्वल टू अपने पास 81। देखो ये तो बेसिक का क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि जब बेस समान हो, बेस क्या हो इक्वल हो, तो घातें जुड़ती है।
तो ये x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 2x, और 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 4, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। कंपेयर करेंगे तो x प्लस 2x कितने के इक्वल हो जाएगा 4, या फिर इसे मैं सीधे शब्दों में समझाने के लिए कहूं तो यहां से ये नंबर हटा दो, ठीक है। तो क्या बच जाएगा बेटा, यहां जो दिखेगा आपको कंपैरिजन में वो दिखेगा x प्लस 2x इक्वल टू कितना 4, x प्लस 2x इक्वल टू कितना 4, तो ये हो जाएगा 3x, और 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास 4/3, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, यानी कि इसका जो आंसर है वो है अपना ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन 21 नंबर पे आया था, थीटा इक्वल टू 210 है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है 210 दे रखी है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू पूछिए, तो ये थीटा की जगह हम कितना रख देंगे 210 डिग्री रख देंगे, इसकी वैल्यू निकालें। तो देखिए 210 को क्या लिखेंगे हम लोग 180 प्लस कितना 30 डिग्री, 180 प्लस 30। अभी जो 180 डिग्री है ये तो साहब एक्स एक्सिस पर आता है, इसका मतलब चेंज तो होगा नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा, और यहां से कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। अब प्लस या माइनस, तो ध्यान से देखो, तो ये 180 प्लस 30 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड, और ये जो साइन है ये सब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, किसमें होता है सेकेंड, तो क्या दोनों मैच हो रहा है, क्या मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है क्या आएगी नेगेटिव। अगर ये तीसरे में और ये भी तीसरे में होता तो आंसर क्या हो जाता बेटा, इसका पॉजिटिव आंसर हो जाता, तो ये माइनस का साइन 30 आएगा, यानी कि माइनस और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती 1/2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1/2, तो हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे इसका माइनस का 1/2, ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना माइनस का 1/2, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है माइनस का 0.5। देखो 0.5 का मतलब क्या, पॉइंट हटाते तो नीचे 10 लग जाता है, काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि ये बेटा माइनस का 1/2, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। अब ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे एक एक जगह ऑप्शन से चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे पिक कर लेंगे ऑप्शन से, कि भाई सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री रखते हैं, cos 60 डिग्री थीटा की जगह, तो हमें पता है कि cos 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू आती है सब 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 1/2, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है 60 डिग्री वाला सिस्टम 3 2 1, तो ये आंसर कितना आता है 1/2, लेकिन हमें कितना चाहिए माइनस का 1/2, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया साहब रिजेक्ट हो गया। अब मैं 120 डिग्री रखता हूँ है ना, थीटा की जगह 120 डिग्री रखता हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो cos 120 को क्या लिख सकते हैं, cos 120 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब 180 माइनस 60 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब इसका आंसर माइनस का cos 60 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का cos 60 डिग्री मतलब माइनस का 1/2, तो क्या ये आंसर मैच हो गया, तो माइनस का cos 60 डिग्री यानी कि माइनस का 1/2, तो इसका आंसर आ रहा है माइनस का 1/2। इसका मतलब थीटा की जगह में 120 डिग्री रखूंगा, कितना रखूंगा 120 डिग्री, जो cos 120 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2। तो इसने पूछा कि वो थीटा क्या होगा जिसकी वैल्यू जो है वो माइनस 1/2 आएगा, तो हम क्या करेंगे एक एक थीटा रख रख के देख लेंगे। तो पहले हमने 60 रखा, 180 रखा, 120, ऐसे एक एक रख के देखेंगे, जिस ऑप्शन ने हमें माइनस 1/2 ला के दे दिया वो ऑप्शन अपना क्या होगा सही, तो आंसर कितना आ गया इसका 120 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और देखिए, जैसे cos 180 डिग्री की वैल्यू, cos 180 डिग्री की वैल्यू भी रख के देख लेंगे आप लोग, फिर cos 240 की वैल्यू रखेंगे। एक पॉइंट और मैं आपको समझाता हूँ, cos 240 की वैल्यू, ठीक है, तो आपने इसे लिखा cos 240 मतलब कितना 300 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 300 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 300 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना cos 60 डिग्री आ जाएगा,
सॉरी यहाँ 360 लिख दो। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। cos 240 यानी कि 180 प्लस 60 डिग्री, है ना? कितना हो जाएगा? 180 प्लस 60 डिग्री, 360 नहीं, 180 प्लस 60 डिग्री। तो भाई 180 तो x पर आ रहा है, तो ये तो cos का cos ही रहेगा, 60 डिग्री रह जाएगा। अब 180 प्लस 60 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि इसका भी आंसर माइनस cos 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? -1/2। तो पॉइंट ये है कि साहब cos 120 की वैल्यू भी -1/2 होती है और cos 240 डिग्री की वैल्यू भी -1/2 होती है। साहब -1/2 तो 120 डिग्री भी लाके दे रहा है और 240 डिग्री भी लाके देख रहा है। तो अब आंसर क्या लगाए? 120 लगाए या 240 लगाए? ये तो कंफ्यूजन वाली बात है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? छोटा धनात्मक कोण। तो छोटा धनात्मक कोण, तो फिर आंसर क्या लगाना पड़ेगा अपने को? 120 डिग्री। तो इसने एक वर्ड दे दिया ना लैंग्वेज के अंदर कि छोटा धनात्मक कोण, तो उस केस में जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपना? 120 डिग्री। तो ये स्पेशल क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इसका। आगे आते हैं, थीटा इक्वल टू 210 डिग्री। तो देखो ये क्वेश्चन पीएटी के पेपर में रिपीट हुआ था, ये अभी सोल्व किया। तो इसका जो आंसर है बेटा वो कितना आएगा? -1/2, है ना? सेम टू सेम क्वेश्चन दिया था, अभी हमने सोल्व करके देखा, तो -1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए इसे। बोल रहा है स्टील रोड्स आर कट इन लेंथ फॉर्मिंग एन एपी स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 मीटर and increasing by 0.25 meter. If the maximum allowed length is 4.5 meter, how many rods can be cut? स्टील की छड़ों को एक समांतर श्रेणी बनाते हुए लंबाई में काटा गया है, ठीक है? स्टील की छड़ों को इसे कट किया गया है, एक टुकड़ा फिर एक और टुकड़ा, लेकिन ये कहा गया कि जो अगला टुकड़ा होगा, भाई एक टुकड़ा जैसे ये टुकड़ा हो गया, फिर इसके बाद का जो अगला टुकड़ा है वो 0.25 मीटर ज्यादा है, फिर उसके बाद और अगला टुकड़ा आएगा वो 0.25 मीटर और ज्यादा होगा। यानी कि इन्होंने बोला कि जो स्टील की रोड है उसका पहला टुकड़ा है साहब 1.5 मीटर और जो अगला टुकड़ा होगा वो 0.25 मीटर ज्यादा होगा। ज्यादा होना मतलब कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, सार्व अंतर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो आगे बोलता है कि यदि अधिकतम अनुमात लंबाई 4.5 मीटर हो तो कितनी छड़ें काटी जा सकती है? यानी कि जो एल है वो बोल रहा है बेटा 4.5 मीटर है, तो बताओ कितनी छड़ें? कितनी छड़ें मतलब एन की वैल्यू का। मैंने आपको एक बात सिखा रखी कि जब बहुत सारी बातें कभी ऐसे क्वेश्चन में घुमा फिरा दिया जाए, समझ नहीं आएगी यार फार्मूला कौन सा लगेगा, तो आप लोग पता है ना अपना एक फार्मूला है फिक्स खबरी चाचा, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस Tn का ही दूसरा नाम क्या होता है साहब? L। तो L की जगह आ जाएगा कितना अपना? 4.5, a की जगह आ जाएगा 1.5 प्लस n माइनस 1 और d की जगह कितना आ जाएगा अपना? 0.25, ठीक है? सोल्व कर लेते हैं। ये 1.5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो देखो ये 4.5 है और ये 1.5 है, 4.5 में से 1.5 गया तो कितना आ जाएगा साहब? 3। ये n माइनस 1 इंटू 0.25। अब ये 0.25 यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.25 इक्वल में कितना? n माइनस 1, ठीक है? बेसिकली बात है कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 लग जाएगी, यानी कि 300 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 25 बराबर n माइनस 1 बराबर कितना? n माइनस 1, ठीक है? कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो 300 में 25 का भाग लगाएंगे तो 25 से कम 25 बचा कितना? 5 और 25 दूना 50, 12 बराबर n माइनस 1। ये एक इधर जाएगा बेटा तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 13। तो n की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी अपनी? 13। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13, ठीक है? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13, ठीक है? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 13। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, log x8 इक्वल टू 3, तो x का मान ज्ञात करिए। यहाँ पूछ रहा है कि log ये x और ये 8 है और ये 3 है, तो देखो सिंपल सी बात, ये दोनों चीजें आपस में पलट जाती हैं, तो x टू द पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 8।
तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 टू दी पावर 3। देखो बेस सेम है, पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, या फिर समझने के लिए 3 से 3 कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2। यानी कि यहाँ पे x का मान पूछा था जो कि कितना आ गया अपने पास 2, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 2। ठीक है, कि ये वाली बात बढ़िया से समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते साहब, अगला क्वेश्चन। टेन थीटा आपको दे रखा है -3 और बोला है कि जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, चतुर्थ चतुर्थांश में, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा, थीटा जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश में, मतलब ये थीटा यहाँ पे है, ठीक है, और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि टेन थीटा का जो मान है वो -3 मतलब 1 है। यहाँ से हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे बेटा, तो जब आप त्रिभुज बनाओ तो उसमें माइनस प्लस कुछ मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो। तो भाई ये जो होता है P/B होता है, यानी कि 3 यहाँ और 1 यहाँ, इसको अपन x मान लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x स्क्वायर बराबर क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9 और 1 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा √10। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी √10। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है साइन थीटा, प्लस माइनस के बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 के बटे में √10। कितना 3 के बटे में √10, फिलहाल इतना लिख दो 3 के बटे में कितना √10। अब पॉइंट ये है कि जो थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में है साहब चौथे में, और चौथे में जो है वो साइन माइनस का होता है, तो यहाँ साइन का पॉजिटिव होता है, ये साइन का घर है दूसरा, और पहला यहाँ तो नेगेटिव होता है, तो इसके आगे अपन क्या लगा देंगे माइनस। तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का 3 के बटे में √10 आएगा। जैसे बावले मत हो जाना कि जैसे 3 बटे √10 देखा पहला ऑप्शन देख के टिक लगा के आगे बढ़ गए। तो हम शांति से सोच समझ के कि हर एक पॉइंट मायने रखता है। अगर इन्होंने बोला है कि थीटा चौथे चतुर्थांश में है तो उसका अपना कुछ सेंस निकलता है। ठीक है, इसलिए अपने को हर एक बात को ध्यान में रख के सोल्व करना है। तो आंसर कितना आएगा इसका माइनस का 3 बटे √10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है समझते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद चौथे पद का 2 गुना है, समांतर श्रेणी का 8वां पद जो है वो चौथे पद का कितने गुना है 2 गुना, ये बोल रहा है 8वां पद चौथे पद का 2 गुना है, तो पहले पद का सार्व अंतर से अनुपात क्या है। बोल रहा है पहले पद का सार्व अंतर से अनुपात क्या है, ये निकालना है। पहले पद का सार्व अंतर से अनुपात क्या। तो देखो भैया 8वें पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 7d, चौथे पद को क्या लिख सकते हैं a + 3d, इनटू कितना हो जाएगा बेटा 2। सोल्व करेंगे तो a + 7d बराबर 2a, 3 दूना 6d। ये यहाँ गया तो 2 में से a गया तो a, ये यहाँ आया 7d में से 6d जाएगा तो d, यानी कि a और d तो बराबर है। a और d क्या है बराबर है। अगर d को मैं नीचे ले जाऊं तो a बटे d 1/1 बचेगा, यानी कि a और d का जो अनुपात होगा वो कितना होगा साहब 1:1 होगा। जब दोनों बराबर आ जाए तो उनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा 1:1। तो ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया था, मजेदार क्वेश्चन। तो उसका आंसर कितना आएगा 1:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, ये 53 बोल रहा है दी इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज an स्क्वायर प्लस bn देन कॉमन डिफरेंस इज। कोई समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योग, n पदों का जो योग है वो दे रखा है बेटा an स्क्वायर प्लस bn, ये n पदों का योग दे। तो सार्वंतर क्या होगा, तो भी हमें पता है कि सार्वंतर यहाँ से निकलता है, तो सार्वंतर a और यहाँ कितना बेटा 2, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा बेटा 2a। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका सार्वंतर कितना आ जाएगा अपना 2a। ठीक है, सार्वंतर कितना आ जाएगा इसका 2a। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पीएटी 2025 में ये 67 नंबर पे क्वेश्चन था कि जो n पदों का योग है वो है an स्क्वायर प्लस bn।
an स्क्वायर प्लस bn है। यदि सारवंतर 12 है तो a ज्ञात कीजिए। भाई अगर मैं कहूं कि आप अपना सारवंतर बताइए तो आप कहोगे कि सर हमारे हिसाब से सारवंतर 2 a आएगा। कितना आएगा? 2 a। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन के हिसाब से सारवंतर कितना है? 12। अगर आपको निकालने को कहा जाए तो आप कहोगे पिछले क्वेश्चन जैसे कि 2 a, और यहां पढ़ोगे तो ये कह रहा है कि सारवंतर जो 12 है, यानी कि जो 2a है उसकी वैल्यू कितनी बेटा? 12। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 12/2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। एकदम सिंपल और सीधा साधा सा क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ 15, 19, 23, x, 31 इज 23 देन x। बोल रहा है कि जो 5 नंबर है 15, 19, 23, x और 31 का माध्य 23 है। तो देखो भैया माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकालते सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या उसका भाग लगा देंगे। यानी कि 15 प्लस 19 प्लस 23 प्लस x प्लस 31, 1 2 3 4 5, ये पांचों को जोड़ दिया और 5 का भाग लगा दिया। तो जब ऐसा करते हैं तो माध्य आ जाता है। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो माध्य है कितना है साहब? 23 है। ये माध्य कितना है? 23 दे रखा है। माध्य वैसे ही निकालते हैं ना, सबको जोड़ के 5 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? माध्य। तो सबको जोड़ के 5 का भाग लगाया तो माध्य आया। और माध्य पहले से दे रखा है इन्होंने, तो दे रखा है तो बराबर में हमने कितना लिख दिया? 23 लिख दिया। अभी 5 इधर ले जाओ, इनको जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18 का 8, 18 का 8 हासिल 1, हासिल कितना है बेटा? 1। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो 88 तो ये हो गया, प्लस का x ये बराबर, ये 5 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 23 गुणा 5। तो 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, तो हो गया बेटा 115। 88 को उधर भेज देते तो x बराबर 115 माइनस 88। तो x कितना आ जाएगा? 5 में से 8 गया, 5 मतलब 15 में से 8 गया तो कितना आया? 7। ठीक है, यहाँ 10 बच जाएगा, 10 में से 8 गया तो कितना आया? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 27। ठीक है, तो x का मान पूछ रहा था तो x का मान कितना आ गया अपना? 27। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बढ़िया। x का मान कितना आ गया अपने पास? 27। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी में 10वां पद 5वें पद का 2 गुना है। क्वेश्चन बोलता है कि कोई समांतर श्रेणी है, इफ इन एन एपी द 10th टर्म इज डबल द 5th टर्म। 10th टर्म जो है वो 5th टर्म की डबल है। तो ऐसे लिखेंगे कि जो 10th टर्म है ये 5th टर्म की क्या है? डबल। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द 15th टर्म टू द 5th टर्म। हमसे पूछ क्या रहा है कि भाई जो 15th टर्म है उससे 5th टर्म का रेशियो फाइंड करिए। 15 टर्म से 5th टर्म का रेशियो फाइंड। तो भाई पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा a प्लस 9d और ये क्या आ जाएगा बेटा? a प्लस 4d। इनटू में कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 2a प्लस 8d। ये यहाँ चला जाएगा तो 2a में से a माइनस हो जाएगा तो a आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा तो 9d में से 8d जाएगा तो कितना आ जाएगा? d। यानी कि a और d तो दोनों बराबर है, a और d दोनों क्या आ गए? बराबर। अब पूछ रहा है कि 15वें पद और 5वें पद का अनुपात क्या होगा। यानी कि a प्लस 14d और ये नीचे कितना आ जाएगा? a प्लस 4d। a प्लस 14d और a प्लस 4। अब देखो बेटा a और d तो बराबर है, तो a की जगह अपन क्या रख देंगे? d रख देंगे। तो ये d रख देंगे तो d प्लस 14d हो जाएगा और नीचे d प्लस 4d हो जाएगा। तो 14d और 1d कितना हो जाएगा? ये 15d और ये हो जाएगा 5d। तो d से d खत्म, 5 से 15 कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/1। 3/1 मतलब कितना आंसर टिक कर देंगे हम लोग? 3। ठीक है, 3/1 मतलब 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। अच्छे से पढ़िए इसे ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5n-3 है। किसी समांतर श्रेणी का
जो nवा पद है सब वो कितना है 5n-3 है। ठीक, तो वह पद ज्ञात कीजिए जो 47 के बराबर है। वह पद ज्ञात कीजिए जो 47 के बराबर है। भाई कौन सा पद 47? तो भाई हम यही मान लेते कि जो nवा पद यही 47 के बराबर है। ये तो बात हो रही है ना कि कौन सा पद 47 के बराबर है, तो हमने कह दिया सब nवा पद ही 47 पद, यानी कि जो nवा पद यही 47 के बराबर है। तो इसको हल करेंगे तो 5n बराबर 47 + 3 हो जाएगा। अब देखो वापिस से इसने पूछा कि फाइंड द टर्म विच इज 47, कौन सा पद 47 है। जब कौन से पद की बात हो तो हमें पता है कि हमारा जो जवाब होता है वो nवा पद होता है, और प्रश्न में पहले से nवा पद दिया है। इन्होंने बोला कि जो nवा पद है वो 5n-3 है, तो भाई यही nवा पद है, तो ये कितने के बराबर हुआ 47 के बराबर हुआ। तो यहां से आ जाएगा 5n 47 और 3 कितना बेटा 50, तो n बराबर आ जाएगा 50 के बटे में 5, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा 10। n का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10th टर्म, इसका आंसर कितना आएगा 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है साइन x जो है वो 0.6 है और x दूसरे चतुर्थांश में तो cos x। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी सोल्व किया, अब की बार जो थीटा है वो दूसरे में। ठीक है, x द्वितीय चतुर्थांश में तो cos x। तो एक बात तो क्लियर है कि cos का घर ये और ये होता है, और हमसे बोल रखा है कि cos x निकालो, और x किस चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि अगर यहां मैं cos का मान निकालने जाऊंगा तो ऋणात्मक आएगा, मतलब पहला ऑप्शन गलत दूसरा ऑप्शन गलत, तो दो ऑप्शन तो बेटा वैसे ही रिजेक्ट हो गए। यही सोचने वाली बात है ना। उसने बोला कि x जो है वो है दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि यहाँ थीटा नहीं दिया और थीटा के बदले क्या लिख दिया x। क्या फर्क पड़ता है, कभी थीटा लिखे, कभी x दे दे, कभी फाई दे दे, कभी अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क इस बात से पड़ेगा कि वो किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में। इसने बोला सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे चतुर्थांश। तो भाई हमें पता है कि दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन ही पॉजिटिव होता है, साइन का मान ही पॉजिटिव आता है, बाकी सब के सब क्या आएंगे नेगेटिव। अच्छा, साइन मतलब साइन का उल्टा कोसेक, ये तो कॉमन बात है, ये भी पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये दो ऑप्शन तो हमने रिजेक्ट कर दी। अब देखो सोल्व करते हैं। साइन x = 0.6। अब 0.6 का मतलब होता है बेटा 6 के बटे में 10, पॉइंट हटा देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 × 6, 2 से गया 5। हल करेंगे तो ये वाली वैल्यू 3 और ये 5, और आपको पता है पाइथागोरस लगा के ये नंबर कितना आ जाएगा अपना 4। ठीक है, अब cos का मान पूछ रहा है cos x, तो हमें पता है कि ये मान तो माइनस का आएगा, और cos की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 के बटे में 5, तो cos का मान कितना आ जाएगा 4 बटे में 5। ठीक है, अब पॉइंट है कि 4 बटे 5 तो दिया ही नहीं, तो आप स्मार्ट तरीके से एक छोटा सा काम करिए यहाँ पे कि ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करा दो। कभी ऐसा पॉइंट में बदलना हो ना तो 10 का मल्टीप्लाई करो। ये 5 से 10 को काट दो 2 बार, तो 4 दूना कितना हो जाएगा बेटा -8 बटे में 10, और -8 बटे में 10 मतलब होता है -0.8। जब भी कभी चीजों को अगर आपको दशमलव में बदलना है, वो नीचे एक संख्या लिखिए तो 10 का मल्टीप्लाई, अगर 2 संख्या लिखिए तो आप 1 लिखो, 2 0 चिपका दो। जैसे यहाँ 2 संख्या होती तो 2 0 चिपका दो, 3 संख्या होती तो 3 0 चिपका दो, तो थोड़ी चीजें आसान हो जाती कैलकुलेट करना। तो फिर 4 में 5 का भाग लगा लो। ठीक है, ऐसा नहीं है तो आप ऐसे 4 में 5 का भाग लगा लो, भाग नहीं जाए उसके 0, यहाँ 0 लगा देंगे या पॉइंट लगा देंगे, 5 8 40। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.8, और आगे माइनस ही है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा -0.8। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। एक दशमलव भिन्न के लघु गुणक, दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न मतलब ये कि लॉग है और इसके जो आगे एक नंबर है वो पॉइंट वाला नंबर है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन whose first significant digit appears at the 5th place after the decimal point। डेसिमल पॉइंट के 5वें प्लेस पर डिजिट आ रही है। क्या बोल रहा है कि विशेषता जिसका पहला सार्थक अंक एक दशमलव भिन्न के लघु गुणक की विशेषता। अब देखो यहाँ पे जो विशेषता है
इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे पूर्णांश। किसकी बात कर रहा हूं? पूर्णांश। क्या बात कर रहा हूं? पूर्णांश, जिसका पहला सार्थक अंक दशमलव बिंदु के बाद 5वें स्थान पर आता है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वें स्थान पे कोई नंबर आया। ठीक है, ये जो नंबर आया ये 5वें स्थान पर आया। कितने नंबर पे आया? ये जो नंबर आया कितने नंबर पर आया? 5वें स्थान पर आया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वो जो पूर्णांश है वो क्या होगा। तो भाई जो पहला सार्थक अंक मतलब बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, इनमें से कोई भी एक नंबर आया होगा 5वें स्थान पर। इसका मतलब बाकी के जो 4 स्थान है शुरू के, उन सब की जगह क्या रहा होगा? 0 रहा। क्या रहा होगा? 0। अब इसका पूर्णांश निकालना है, तो पूर्णांश कैसे निकालते हैं? माइनस शून्यों की संख्या कितनी? 4, अपनी तरफ से जोड़ते हैं 1, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा? -5। ठीक है, तो ये लैंग्वेज थी घुमाने वाली, है ना, जानबूझ के ऐसे शब्द डाले गए ताकि बच्चा उलझता जाए। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे अपन? 5। ठीक है, हाँ, एक बात याद रखना कि जब कभी कोई लैंग्वेज हिंदी में नहीं समझ में आए तो उसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना, क्योंकि पूर्णांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि पूर्णांश मतलब कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट पूर्णांश नहीं देगा, कैरेक्टरिस्टिक ही कहेगा, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या लगा हो गया? -5। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आया। देखो साहब, आपको एक धनात्मक दशमलव भिन्न दी गई है, धनात्मक दशमलव भिन्न दी गई है, जिसमें दशमलव बिंदु के ठीक बाद पहले शून्यतर अंक से ठीक पहले, यानी कि ऐसा है कि ये लॉग है और ये दशमलव है। बोल रहा है कि दशमलव बिंदु के ठीक बाद पहले शून्योत्तर अंक, शून्यतर अंक मतलब 0 को छोड़कर जो अंक आ रहा है 1 से लेकर 9 तक, ठीक पहले 3 शून्य है, मतलब 1, 2 और 3 शून्य है, और यहाँ एक नंबर आया, और वो नंबर क्या हो सकता है? 1, 2, 3 से लेकर 9 तक कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ये पहला नंबर यहाँ आया साहब। ठीक है, बोल रहा है इनके उभयनिष्ठ लघु गुणक का पूर्णांश क्या होगा? पूर्णांश निकालना है, तो माइनस कितनी 0 है साहब? 3 0 प्लस 1, तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो ठीक क्या करोगे आप लोग? -4। इसका जो आंसर आएगा वो -4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, 87 नंबर पे क्वेश्चन आया था। पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लड़का देखता है कि वह प्रतिदिन जितने पृष्ठ पढ़ता है उनकी संख्या एक समांतर श्रेणी बनाती है। यदि वह पहले दिन 10 पृष्ठ पढ़े, पहले दिन कितने पन्ने पढ़ता है? 10 पन्ने पढ़ता है। पहले दिन साहब 10 पन्ने पढ़ता है। ठीक है, 9वें दिन 50 पृष्ठ पढ़ता है, पहले दिन 10 पेज पढ़ता है, इसका मतलब ए का मान हो गया 10, और 9वें दिन जो है वो 50 पन्ने पढ़ता है। 9वें दिन कितने? 50 पन्ने पढ़ता है। तो पहले 15 दिनों में उसने कुल कितने पृष्ठ पढ़े? 15 दिनों में उसने कुल कितने पृष्ठ पढ़े? इसका मतलब बेटा वो ये पूछ रहा है कि 15 दिन में जितने भी पन्ने पढ़े उनका योग, कुल कितने पृष्ठ 15 दिनों में। ऐसा नहीं बोल रहा कि 15वें दिन में कितने पृष्ठ। समझ में आ रहा है? अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, ये आंसर फिर कुछ और निकालोगे। इसने बोला कि भाई पहले दिन 10, फिर अगले दिन कुछ और, तीसरे दिन और, ऐसे करके 15 दिन तक लगातार पन्ने पढ़ता गया। तो 15 दिन में उसने कितने पन्ने पढ़ डाले ही निकालना है, यानी कि S15 निकालना। तो भाई सबसे पहले इसको देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ साहब? A + 8D, जो कि कितने बराबर है? 50। A का मान कितना है? 10, तो 10 + 8D = 50 आ जाएगा। ये 10 इधर लाके घटा देंगे, तो 50 में से 10 जाएगा तो बेटा कितना? 40। ठीक है, हल्की फुल्की सी गई। तो D बराबर आ जाएगा बेटा 40/8, मैंने काटा पीटी करेंगे तो D का मान आ गया 5। अब ये 15 पदों का योग निकालना है, तो साहब इसमें ब्रह्मास्त्र लगा देंगे। n/2 2a + n - 1 × d, कितने? 15 पदों का जोड़ निकालना है, तो हो जाएगा 15/2। पहले पद का मान है 10, 15 में से गया तो 14, और d की जगह कितना आ जाएगा? 5।
तो ये 15/2 ऐसा कैसे ही रहेगा, ठीक है। ये 10 दूना 20 और 14 पंजे 70, तो 70 और 20 कितना हो गया बेटा 90। तो जो योग आ रहा है ये 15/2 गुणा कितना 90, ठीक है। 2 से कट कर दो तो ये 45 बार जाएगा, तो 15 गुणा 45, 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 चौक 60, 7 आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 675। कितना आंसर आ जाएगा इसका 675, ठीक। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 675। इसका आंसर जो आ जाएगा वो 675 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 89। कुछ बच्चों को टेम्परेचर देखकर ऐसा लगा होगा इस क्वेश्चन में कि यार ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, कि असल मायने में मैथ्स का क्वेश्चन है। बोलता है तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर प्रतिदिन 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। 20 डिग्री सेल्सियस से शुरू होना मतलब पहले दिन का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और प्रतिदिन 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, इंक्रीज हो रहा है। बेटा क्या बोल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज डेली बाय 0.8। इंक्रीज होना मतलब वो डिफरेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डिफरेंस की, 0.8 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस की बात कर रहा है। तो बोल रहा है 30वें दिन टेम्परेचर क्या होगा। 30वें दिन मतलब T30 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बड़ा इजी हो गया। A + 29D, A की वैल्यू हो जाएगी 20, 29 और D की वैल्यू है 0.8। तो 20 ऐसा कैसा, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 8 9 72 का 2 कैरी 7, 8 2 16, 16 और 7 हो गया 23, यानी कि 23.2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 43.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30वें दिन का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 43.2 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई बात, 30वें दिन का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 43.2 डिग्री सेल्सियस, 43.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। log a बेस में a और संख्या b और इसका मान है p, और log बेस में b और ये a और इसका मान है q, और आपसे पूछा है p q क्या होगा। तो सब दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, log a b इंटू log b a। अब ध्यान से समझना बच्चे, ये गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हैं log b बटे में log a। क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको log b बटे में log a। तो फिर इसको बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास, जैसे ना ऊपर वाला a तो इसको अलग log के साथ लिख दो, नीचे वाले को अलग log के साथ लिख दो। तो ये हो जाएगा अपना log b बटे में log a इंटू log a बटे में log b, ठीक है बेटा। log a से log a कैंसिल हो जाएगा और log b से log b ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो pq की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास 1। pq की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो pq कितना हो जाएगा अपने पास 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, इसका सॉल्यूशन पहले हमने देखा है ना, 240 और 120 आंसर आया था। इसका आंसर क्या लगाएंगे अपन 120 डिग्री, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपना 2025 का पेपर था जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि अगले साल आप जो एग्जाम दोगे उसमें एक आइडिया लग जाए आपको इस पेपर को देखकर कि भाई इसमें ऐसा क्या था, लैंग्वेज को कैसे घुमाया गया, किस तरीके के शब्द डाले गए। कुछ कुछ क्वेश्चन के शब्द ऐसे थे जैसे लग रहा था कि फिजिक्स का क्वेश्चन हो। तो ये सारी बातें हमको ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो बस बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।